ये बकवास की बातें हैं, फिर ये फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। या तो ये लोग मूर्ख बना रहे हैं देश को, या ये मूर्ख हैं। एक सीमा से ज़्यादा अगर कीमतें जाती हैं तो सरकार दखल देगी। वो फिर आगे लिखा है उसमें, अगर 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बिकती है तो सरकार दखल देगी, 199 बिकती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इस देश के उपभोक्ता को दाद देता हूँ जो बोलता ही नहीं है, कितना मतलब उसकी सहन शक्ति है, सहनशीलता है। और उपभोक्ता को मैं चेतावनी भी देता हूँ, अगर ये तीनों बिल लागू हो गए, किसान की ज़मीन तो गई, किसान तो मरेगा, किसान तो बर्बाद होगा ही होगा। लेकिन जिस दिन इनकी मोनोपोली हो जाएगी उस दिन उपभोक्ता को जैसा जो निचोड़ेंगे जम के, वो रूह काँप जाएंगे। ये डुगडुगी बजाएंगे, उत्पादक को भी मारेंगे और उपभोक्ता को भी मारेंगे। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज हमारे साथ किसान नेता युद्धवीर सिंह जी हैं, इनसे बात करेंगे। आज संक्रांति का दिन है, लोहड़ी का अगला दिन है, ठंड भी बहुत है, कोहरा भी बहुत है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आग जल रही है, तो कैमरे में आपको धुआं दिख रहा होगा। युद्धवीर सिंह जी, जो अभी हालात बन गए हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया है, कमेटी बनाई है, तो इसमें क्या दिखता है, बीच का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, जिस तरह का ये अभी जो डेवलपमेंट हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में इस तरह से संदेश दिया जैसे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया, किसान की पीड़ा को सोचा और समझा। जो तारीख थी उस पर बड़ा मैसेज उन्होंने देने का प्रयास किया और लोगों ने स्वागत भी किया सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन बाद में जो कमेटी बनी परसों, वो जो नाम सामने आए, उन नामों को देख के इतनी निराशा हुई। आंदोलन कर रहे किसान इतने निराश हुए और ये तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार की मिली भगत का ये नतीजा है। चारों व्यक्ति जो इसमें दिए गए हैं, उसमें अशोक गुलाटी तो वो व्यक्ति है जिसकी रिकमेंडेशन पे ये तमाम चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं। और वो जो दूसरे 3 व्यक्ति हैं, वो सरकार को लिख के दे चुके हैं समर्थन में कि ये तीनों कानून बहुत अच्छे हैं, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट के पास कहाँ से आ गए नाम? यानी कि एक तरह से एक तरफा कमेटी बनाई गई है और ये जो चारों के चारों बंदे हैं, सरकार के पक्ष की बात करने वाले बंदे हैं, ना कि किसानों के पक्ष की बात करने वाले। सुप्रीम कोर्ट एक तरफा ही कमेटी बनाता, हमको कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन छांट के उन व्यक्तियों को चुनना जो इस कानून को बनाने में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे प्रोसेस में, और जो खुल्लम खुल्ला इस कानून के समर्थक रहे हैं, केवल मात्र उन आदमियों को लेना। सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये कोई लॉयर नहीं, ये कोई जज नहीं लेना, ये नाम आए सरकार के माध्यम से हैं। जब सरकार के माध्यम से ही नाम लेके, सरकार से नाम लेके कमेटी बनाई जाती है तो न्याय कहाँ है? न्याय कहाँ है? अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कमेटी में 4 लोग लिए गए, तो क्यों नहीं अगर ये ऑड नंबर में लिए जाते तो ज़्यादा बेहतर होता? देखिए, कोई भी कमेटी बनती है वो 3, 5, 7 की बनती है ताकि उसमें मेजोरिटी में फैसला हो उसके। 4 में क्या फैसला, दो में हो गया, ख़त्म हो गया। मतलब मैच टाई हो जाए तो फिर कोई बात ही हो जाता तो वो फैसले के लिए है ही नहीं। ये तो एक देश को दिखाने के लिए है। सरकार ने दिखा दिया कि हम प्रक्रिया में हम बात कर रहे हैं, और कोर्ट ने भी उनको डायरेक्शन दी। कोर्ट से भी एक फैसला, एक रिपोर्ट वही आनी है जो सरकार जैसा चाहेगी, वो उस तरह की इनसे रिपोर्ट दिलवाएगी गुलाटी कमेटी से, और उसको देश को दे देंगे कि ना ये सरकार की मान रहे हैं ना ये कोर्ट की मान रहे हैं। तो एक बिल्कुल किसान को ये अपनी तरफ से ये सोच रहे हैं कि हम इनको एक्सपोज करेंगे, लेकिन देश को पता लेकिन जैसे आप कह रहे हैं ना कि सरकार ये कहेगी ना ये सरकार की मान रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट की मान रहे हैं, तो हालात तो ऐसे ही लोगों को तो यही दिख रहा है ना कि आप सरकार की भी नहीं मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला दिया उसकी भी नहीं मान रहे हैं। हम सबकी मान रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये कृषि के हित में नहीं है तीनों कानून। सब पूरे देश को जो विचारवान व्यक्ति है, जो थोड़ी भी सूझबूझ रखता है, उसको पता है कि जिस तरह से इनको ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाया गया, जिस तरह से अफरा तफरी में संसद में पास कराया गया, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कमेटी मैनेज की गई, ये तीनों घटनाक्रम अपने आप में साबित करते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं खेल खेल रही है और पूंजीपतियों को इस एग्री बिजनेस में, इस खेती पे कब्जा करने का रास्ता साफ कर रही है। रास्ता साफ कर रही। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई किसानों के हित में नहीं है, लेकिन जनता तक अभी मैं समझता हूँ ये बात पहुँच नहीं पा रही है, जनता समझना नहीं चाह रही। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हर बिल के 2-2 अगर खामियां, 2-2 कमियां बताएं जो किसानों के हित में नहीं है, वो क्या है?
देखिए, अभी ये जो है मंडी एक्ट में ही लेके आप बात चलें, ये जो इन्होंने प्रावधान रखे हैं, अभी अभी की लेटेस्ट में बताता हूँ। एक सज्जन व्यापारी गए मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले में खरीद की उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं मार्केट से ऊंचे भाव पे धान खरीदूंगा। 200 करोड़ का उन्होंने धान खरीदा। धान खरीद के उसको समेट के वो भाग गए। किसान घूम रहा है। किसान घूम रहा है। किसान घूम रहा, अभी लेटेस्ट है ये, लेटेस्ट का हरियाणा में है। एक व्यापारी ने आड़तियों के माध्यम से, ये शुक्र रहा कि किसान के माध्यम से खरीद नहीं थी, आड़तियों के माध्यम से 340 करोड़ रुपए का धान खरीदा। व्यापारी नहीं दे रहा है पैसे। मुख्यमंत्री को बता चुके हैं, पूरे हरियाणा के आड़ती जाके इकट्ठे हुए कि ये आदमी 350 करोड़ रुपए नहीं दे रहा है, हमारे इस धान हमने किसानों को पेमेंट कर दिए, नहीं दे रहा। कोई सरकार का एक्शन नहीं है। तो इस तरह के जो चीटर हैं, इस तरह के जो फ्रॉड हैं, क्योंकि उसमें छूट हो गई है, जिसके पास भी पैन कार्ड है वो जाके कहीं भी खरीद कर सकता है। खरीद करने वाला कोई झांसा तो देगा, और निश्चित तौर पे जब ऊंचे रेट का झांसा देगा तो कोई ना कोई किसान उसमें फंसेगा, और फंसेगा तो जो मैं बता रहा हूँ ये घटनाक्रम बढ़ेंगे प्रतिदिन। ये मतलब क्योंकि वो निरंकुश होगा, उस पर कोई अंकुश नहीं है, कोई हर व्यक्ति को छूट दे दी, और ये घट चुका है। मतलब ये कोई घटना ऐसी नहीं कह रहे हैं कि जो भविष्य में घटेगी, ये घटना घट चुकी है। चुकी है, मतलब सामने आ गया। हमने जवाब मांगा है कि वो एक व्यापारी, अभी तो शुरुआत हुई है, एक व्यापारी 200 करोड़ रुपए लेके भाग गया मध्य प्रदेश के किसानों के। तो वो व्यापारी कौन था जो 200 करोड़ रुपए की खरीद? मतलब वो है, उनकी नोटिस में है, सबने जाके खरीद की है। पता है किसान घूम रहे हैं, कोई सरकार साइलेंट है, सरकार कोई नहीं पूछ रहा किसी तरह की। ये एक उसमें खामी है। स्टोर वो कहते हैं कि किसान अपने माल को मध्य प्रदेश बेचे, तमिलनाडु बेचे, केरल बेचे, कर्नाटक बेचे, ये भी मजाक है। वन नेशन वन मार्केट की बात कर। नेशन वन मार्केट की बात है। अभी पीछे फसल आई थी धान की और बाजरे की। यूपी का किसान धान बेचना चाहता था हरियाणा में, और राजस्थान का किसान बाजरा बेचना चाहता था हरियाणा में। तो वहाँ पे क्या हुआ, हरियाणा सरकार ने कह दिया हम अपने प्रदेश में किसी किसान को सामान बेचने की इजाज़त नहीं। बिल्कुल, अभी खट्टर साहब ने जो बाजरा के ऊपर था, उन्होंने कहा था कि हम राजस्थान या किसी और दूसरे प्रदेश के किसानों को घुसने नहीं दिया जाएगा, बेचने नहीं दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश के भी शिवराज जी ने जो है ना गाड़ियां जब्त कर ली थी किसानों की। आप मतलब ये दोगलापन है ना। आपका प्रधानमंत्री कह रहा है वन नेशन वन मार्केट हो गई, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों का किसान हमारे यहाँ आ ही नहीं सकता। नहीं सकता, और खास तौर से जब हम प्रधानमंत्री भी बीजेपी के हैं और मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं। ये दोगलापन है सरकार का। और अब प्रधानमंत्री ने एक रेल चलाई, किसान रेल, आपने सुना होगा, बेंगलोर से दिल्ली आई, और 100वीं रेल अभी प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाई, वो बनारस से सियालदा गई। अब ये मजाक है। वो 10 टमाटर के टोकरे लेके मैं दिल्ली बेचने आऊँगा बेंगलोर से, या 4 बोरे नारियल लेके मैं बेंगलोर से दिल्ली बेचने आऊँगा। मेरा भाड़ा लगेगा, मेरा फ्री तो आएगी नहीं वो रेल। कितनी उस पर कॉस्टिंग आएगी, कार्टेज लगेगा, कॉस्टिंग मेरा फेयर लगेगा, मेरे दिन जाएंगे। मैं चौथे दिन दिल्ली पहुंचूंगा। दिल्ली में कोई स्टेशन पे बिकेगा नहीं, मैं कोई मंडी ढूंढूंगा, वहाँ पे कोई मुझे एक्सप्लोट हो, मैं बाहर का आदमी कोई भी आएगा तो एक्सप्लोटेशन होगा। उसके बाद मैं क्या लेके जाऊँगा, मतलब कोई फिजिबल ही नहीं है। लेकिन प्रचार करते हैं मीडिया के माध्यम से, और मेरे ख्याल से आम आदमी को ये लगता भी बड़ा सुहाना है कि देखो कितनी बड़ी फैसिलिटी होगी, अब किसान रेल चल गई है, किसान अपने माल को देश के कहीं भी बेच दे। अरे 4 बोरी बैंगन बेचने जो है बनारस से आदमी सियालदा जाएगा क्या? 10 बोरी आलू बेचने कहाँ जाएगा आदमी? ये बकवास की बातें हैं, फिर ये फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। या तो ये लोग मूर्ख बना रहे हैं देश को, या ये मूर्ख हैं। दो में से कोई चीज़ है, वो निर्णय वो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल ना इनको नॉलेज है। हम अपनी माल को अपनी लोकल मंडी तक भी नहीं पहुंचा पाते हैं अधिकांश किसान, तो वो कहाँ बाहर जाएगा? फिर कहते हैं किसान स्टोर कर लेगा। वो बीज, जिस दिन बीज बोता है खेत में, उस दिन कर्जा लेता है, बीज के लिए कर्जा लेता, पेट्रोल डीजल के लिए कर्जा लेता, उसमें वो श्रम करता है, अपने परिवार की खर्चा चलाने के लिए कर्जा लेता। फसल तैयार होने तक उसके सर पे इतना कर्जा होता है, जिससे वो कर्जा लेके वो फसल पैदा करता है, उसकी नज़र उसके खेत पे होती है कि फसल तैयार होने पे कहीं ये दाएं बाएं ना हो जाए, किसान तेरा पूंजी फंस जाएगी। वो किसान को हिलने ही नहीं देता, उसके खेत में बैठ जाता है और वो तो तोल के चला जाता है। किसकी बात कर रहे हैं ये? कौन स्टोर कर लेगा? कितना स्टोर कर लेगा?
सब बद्दे मजाक हैं। किसान को चाहिए कीमतें, किसान को चाहिए लागत पे लाभकारी मूल्य, किसान को चाहिए एमएसपी पे खरीद की गारंटी, उसका एक एक दाना खरीदा जाए। एमएसपी की घोषणा होती है, एमएसपी की घोषणा होगी और 6% सरकार मानती है, कुल खरीदा जाता, 94% किसान तो बर्बाद होता है ना बाजार के हाथों। वो उसको एश्योर्ड कर दो कि उस एक कीमत से नीचे उसकी खरीद नहीं होगी। और हम तो यहाँ तक कहते हैं एश्योर्ड करो, एक कीमत से ऊपर बिक्री नहीं होगी। कंज्यूमर क्यों मरे? हाँ, ना कंज्यूमर मरे ना किसान मरे, दोनों को ही जिन से 16 रुपये लिया जाता है गेहूँ, और आप 40 रुपये खरीदते हैं, और मॉल में चले जाओ तो 125 खरीदते हैं उसी गेहूँ को। तो कोई लिमिट होनी चाहिए ना। वो मेरी दाल मुझसे 3300 रुपये दाल खरीदी गई, 3500 रुपये दाल खरीदी गई, आप उसको 115 रुपये में खरीद रहे हैं। आप हम कह रहे हैं नीचे की कीमत भी सुनिश्चित करो और ऊपर की कीमत भी सुनिश्चित। एमएसपी भी सुनिश्चित करनी चाहिए और एमआरपी भी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि किसान को भी नुकसान ना हो और उपभोक्ता को भी नुकसान ना हो। मैं तो इस देश के उपभोक्ता को दाद देता हूँ जो बोलता ही नहीं है, जो बोलता ही नहीं है। कितना मतलब उसकी सहन शक्ति है, सहनशीलता है। और उपभोक्ता को मैं चेतावनी भी देता हूँ, अगर ये तीनों भी लागू हो गए, किसान की ज़मीन तो गई, किसान तो मरेगा, किसान तो बर्बाद होगा ही होगा। लेकिन जिस दिन इनकी मोनोपोली हो जाएगी उस दिन उपभोक्ता को जैसा जो निचोड़ेंगे जम के, वो रूह कांप जाएंगे। यानी कि जो उपभोक्ता कह रहे हैं कि जो फंसेगा वो जो असीमित भंडारण के कानून के कारण उपभोक्ता फंसेगा। देखिए आज एक एक आदमी, इस अडानी की आज जो भंडारण क्षमता है वो 8.5 लाख मेट्रिक टन है। फसल के टाइम में ये मार्केट में अपना सामान उतार देंगे तो भाव डाउन हो जाएंगे, और ख़रीद के बाद ये उसके ताले लगा देंगे तो भाव अप चले जाएंगे। ये डुगडुगी बजाएंगे, उत्पादक को भी मारेंगे और उपभोक्ता को भी मारेंगे। ये सब फैसिलिटेट करेगा। क्या क्या ज़रूरत थी इनको? आपको वो आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिवर्तन करने की आवश्यकता क्या थी? उसको इसलिए बनाया गया था कि अनावश्यक भंडारण ना हो। अच्छा, इसमें है कि सरकार दखल देगी, एक सीमा से ज़्यादा अगर कीमतें जाती हैं तो सरकार दखल देगी। वो फिर आगे लिखा है उसमें, अगर 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बिकती है तो सरकार दखल देगी, 199 बिकती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या व्यवहारिक है? बिल्कुल, और वो हर साल है, यानी कि आज अगर 100 रुपये है और अगले साल 200 रुपये हो जाती तो दखल देगी, 180 या 199 तो दखल नहीं देगी, और 180 रुपये है फिर उसके अगले साल 360 हो जाती है तो दखल देगी, और 350 हो जाती तो दखल नहीं देगी। तो ये एक मतलब मजाक है। इतना उसमें इतना वो दिया गया फ्लेक्सिबल उन ट्रेड की तरफ किया गया है कि वो जिस तरह चाहे लूटे, जिस तरह चाहे शोषण करे। तो ये तमाम कानून जो हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है उसमें। यानी कि युद्धवीर सिंह, इसका मतलब ये हो गया कि सरकार ने एक तरफ से खुली विंडो दे दी है व्यापारियों को कि आप 99% तक के दाम बढ़ा सकते हैं। पूरी तौर पे 199 199 तक जा सकते। 1 रुपये की चीज़ को 199 में बेच सकते हैं। 200 में बिके तो वो कानूनी जुर्म है। अब ये बताइए युद्धवीर सिंह, ये तो चलिए ठीक है, कमियां हो गई, खामियां हो गई, मैं समझता हूं जो लोग देख रहे हैं उनको भी समझ में आया, क्योंकि अल्टीमेटली जो है उपभोक्ताओं को समझने की इस कानून की ज़रूरत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो मैं देख रहा हूं वो उपभोक्ताओं को ज़्यादा है। किसानों को नो डाउट कि भी उनको एमएसपी ना पहले मिल रही थी ना अब मिल रही है, तो आगे भी हो सकता है मैनेज कर लें, लेकिन आने वाला समय उपभोक्ताओं के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पे। अब एक वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसकी बात करते हैं। वो कह रहे हैं क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, किसान क्राइसिस में है, किसान को प्रॉफिट नहीं है, और कोई भी कंपनी आएगी हमारे गांव में, जैसे हमारे यहाँ ठेका चलता है, लीज पे देते हैं हम, 10,000 रुपये एकड़ का ठेका है या 15,000 रुपये एकड़ का ठेका है। कोई भी आके ये कहेगा 20,000 रुपये एकड़ दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट करके वो सॉइल टेस्ट करेगा, पानी टेस्ट करेगा, खाद देगा, उसकी गाइडेंस में हम पैदा करेंगे। इस कानून में लिखा है कि वो क्वालिटी और साइज़ अगर प्रॉपर नहीं होगा तो वो रिजेक्ट कर सकता है। अनाज की और सब्जी की क्वालिटी किसान के हाथ में नहीं होती है, कुदरत के हाथ में होती है। 4 दिन ज़्यादा धूप पड़ जाए तो क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है, बरसात ज़्यादा हो जाए तो आ जाता है, बरसात कम हो जाए तो आ जाता है, हवा तेज़ चल जाए तो क्वालिटी में फ़र्क है, सर्दी ज़्यादा पड़ जाए तो क्वालिटी में फ़र्क। किसान क्या करेगा उसमें? अरे वो तो नेचर है, नेचर के हिसाब से क्वालिटी। आपका बच्चा काला पैदा होगा, गोरा पैदा होगा, लंगड़ा होगा, काना होगा, ये आपको थोड़ी पता। तो किसान को क्या पता इसमें क्या पैदा होगा? वो तो बीज डालता। उसमें उस एग्रीमेंट में लिखा है कि क्वालिटी
अगर ठीक नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्टर उसको रिजेक्ट कर देगा, फिर किसान भुगतो उसे। ये हुआ अभी रायसेन में, मध्य प्रदेश में धान पैदा कराया कॉन्ट्रैक्ट पे, और धान को खरीदने से उन्होंने मना कर दिया कि इसकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है। अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, वो रायसेन जिसमें प्रधानमंत्री ने जहाँ के किसानों को अब मन की बात में दिखाया था कि रायसेन के किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है, रायसेन के किसान चिल्ला रहे हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, हमारे धान को नहीं खरीद रहा है, उनकी कोई नहीं सुन रहा है, उनको नहीं दिखा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए युद्धवीर सिंह, अगर मान लीजिए जैसे कॉन्ट्रैक्टर भाग गया तो फिर वो जो धान है या जो दूसरी कोई भी फसल है वो मंडी में जाके बेच दे? नहीं, मंडी में जाके बेच दे वो अलग बात है, लेकिन उसने इतनी इन्वेस्टमेंट करा दी है, उसकी गाइडेंस में इन्वेस्ट, मैं अपना फसल पैदा करता हूँ तो लागत अपने हिसाब से लगाता हूँ। वह मैं अगर कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता हूँ तो लागत उसके अकॉर्डिंगली करता हूँ, और बाद में वो खरीद नहीं रहा है। इनपुट मेरी उसमें ज़्यादा आ गई, क्योंकि मैंने तो उसके कहने से किया सब कुछ, तो वो मुझे वारा खा ही नहीं सकता उस बात पे। मतलब यानी कि जो इन्वेस्टमेंट उसने करा, जो खर्चा लगाया, जो लागत लगाई, वो कॉन्ट्रैक्टर के कहने के अनुसार लगाई, और उसमें जब फसल बेचने का समय आया तो वो विड्रॉ कर गया। अधिकांश केसेस में क्या होगा, मार्केट में दाम ऊंचे हैं तो वो आपको नखरे नहीं करेगा, ले जाएगा, और मार्केट में दाम नीचे हैं तो वो आपकी क्वालिटी पे नुक्ताचीनी करके आपको छोड़ के भाग जाएगा, मतलब मरने के टाइम पे छोड़ देगा या कीमत और कम कराना चाहेगा। मरने के टाइम पे छोड़ देगा वो आपको। तो वो इतनी खामी है उसमें कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें वो लीज है, उसमें ये कहते हैं आपकी ज़मीन जब्त नहीं होगी, वो ज़मीन पे लोन नहीं ले सकता, लेकिन वो फसली ऋण ले सकता। फसली ऋण वो लेगा मेरी ज़मीन पे, तो कॉन्ट्रैक्ट मुझसे कर रखा है तो मेरी ज़मीन पे चढ़ेगा ना वो। और कल को वो बिना पैसा भरे भाग गया, मेरे रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ, पटवारी तो इतना उस्ताद होता है, वो काटेगा ही नहीं, वो कहेगा मुझे क्या पता, तू लिया कॉन्ट्रैक्टर को, उसको पैसे भरवा, तेरी जिम्मेवारी है, तेरा कॉन्ट्रैक्टर था, मैं कहाँ से लाऊंगा उस ठेकेदार को, तो मेरी ज़मीन तो फंस गई। तो उसमें इतनी खामियां हैं, तीनों कानूनों में इतनी खामियां हैं कि वो कानून है ही नहीं कहीं के। कानून नहीं, यानी कि जमीन फंसने का भी इसमें जो आपने बताया अंदेशा कि वो बरकरार रहेगा। अब ये बताइए कि आने वाले समय में ये आंदोलन क्या मोड़ लेगा, क्या रुख लेगा? क्योंकि अब अगर दोनों तरफ से एक तरह से कह लें हठयोग है, किसान भी नहीं झुकने को तैयार हैं कि भाई जब तक हम ये कानून को रद्द नहीं करा लेते तब तक हम वापसी नहीं जाएंगे। सरकार भी इस मंशा में नहीं दिख रही है कि वो कानून रद्द कराना चाहती है, करना चाहती है। देखिए, आने वाले समय में हमारे पास कोई हथियार नहीं, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ 50 दिन से बैठे हैं, और शांति से ही हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हम जिन भाइयों को अभी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि पूरे तौर पे ये हमारा दिल्ली के आसपास का किसान थोड़ा जागरूक था तो पहले उठ खड़ा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता दूसरे प्रांतों में ये बात जा रही है, और पूरे देश में आज स्थानीय स्तर पे आंदोलन चल रहे हैं। इसको और बढ़ाएंगे, लोगों में इसकी अवेकनिंग हो, लोगों में जागरूकता हो कि ये तीनों कानूनों में खामी क्या है। जैसे आपने अभी चर्चा की और आपने मुझसे पूछा कि इसकी खामी गिनवाओ, इन खामियों को लोगों में जाके गिनवाएंगे, एक जनमत आंदोलन बने, उपभोक्ता से अपील करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट जो इसका वार होगा वो उपभोक्ता पे होगा। उपभोक्ता को अपने साथ जोड़ेंगे और एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी करेंगे हमारे पास। मतलब अभी इस आंदोलन को और बड़ा करना है, तो इसके लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं और किस तरह से करेंगे? हमारे तमाम लोग जो हैं स्टेटों में जा रहे हैं। मैं कर्नाटक जा रहा हूँ, मैं आज हिमाचल से लौट रहा हूँ, अभी मैं परसों कर्नाटक जा रहा हूँ, हमारे साथी महाराष्ट्र थे कल, इस तरह अलग अलग, बिहार हमारे साथी गए, उड़ीसा गए हुए हैं, हम ऑलरेडी निकल चुके हैं देश में। हमने अपने अपने साथियों को अलग अलग प्रदेशों में असाइन कर दिया, वो जाएं और वहाँ जाके किसानों को इकट्ठा करें, मोबिलाइज़ करें और उनको जानकारी दें इसमें क्या है, और उनको मानसिक रूप से तैयार करें कि ये बड़ी लड़ाई है, किसान और खेती को बचाने की लड़ाई है, इसमें सब हम इकट्ठा होकर लड़ें। ये हमारा एक। तो ये जैसे आप कह रहे हैं कि सबको जागरूक कर रहे हैं, तो वो जिस अलग अलग स्टेट्स को, लोगों को आप यहाँ बुलाना चाहते हैं या वो अपनी ही स्टेट्स में आंदोलन करेंगे? जो फिजिबल नहीं है सबको यहाँ बुलाना, और ये संभव नहीं है कि ट्रैक्टर से तमिलनाडु का किसान दिल्ली आ जाए, लेकिन वो तमिलनाडु में आंदोलन करे, वो कर्नाटक में आंदोलन करे, महाराष्ट्र में आंदोलन करे। LIU काम करती है, सरकार को पता होता है किसान कहाँ पे क्या आंदोलन हो रहा है, तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन इसको बनाएंगे हम। राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे तो आने, मतलब क्या लगता है कि इस महीने के एंड तक या और 10-15 दिनों में? बड़ा देश है और सीमित संसाधन है हमारे, बहुत ज़्यादा हमारे संसाधन नहीं है, और अब मीडिया में कुछ भाई हमको
पॉजिटिव है रुख उनका। लेकिन जो नेशनल मीडिया है, अधिकांश आपको पता है कि एक व्यक्ति विशेष ने 18 चैनल खरीद रखे हैं, ऐसा सुनते हैं हम। कितनी सच्चाई भी है। कितनी सच्चाई है जब 18 18 ही नहीं, 18 से ज़्यादा 18 से ज़्यादा चैनल एक ही व्यक्ति के पास हैं, तो वो उसको दिखा रहा है। नेशनल मीडिया का तो ये आपके जो बड़ा सपोर्ट मिला है, जो छोटे चैनल आज शुरू हुए हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनके माध्यम से हमारी बात कुछ भाइयों तक पहुंच रही है। लेकिन अभी देश का किसान इस सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा है, वो जानता ही नहीं है, प्रयोग ही नहीं जानता। व्हाट्सएप क्या होता है, कैसा होता है, फ़ोन क्या होता है, बहुत कुछ समझते हैं तो फ़ोन सुनना और फ़ोन करने से आगे अभी इसका प्रयोग आगे नहीं जाते। युद्धवीर जी, बट चलिए, ये आंदोलन को अगर आप बड़ा करते हैं और यहाँ पे जब बात वही आ रही कि आपको क्या लगता है कि सरकार आने वाले समय में झुकेगी या उसको आप झुका के ही मानेंगे? देखिए, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि हम इन तीनों कानूनों को रद्द कराए बगैर अपने आंदोलन को समाप्त ना करें। मतलब इस सवाल का जवाब वक्त की गर्त में ही छुपा हुआ है कि वक्त बताएगा कि क्या होगा, लेकिन प्रयास जारी है और जारी रहेगा कि हम यानी कि किसान बिना कानूनों को रद्द कराए वापस नहीं जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, उपभोक्ताओं को समझने की आवश्यकता है, कंज्यूमर को समझने की आवश्यकता है कि ये जो असीमित भंडारण वाला कानून है, ये सीधे सीधे जनता को इम्पैक्ट कर सकता है। क्योंकि आप देखिए, जब फसलें बेची जाती है, जैसे एक मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि बहुत ही ताज़ा एग्जाम्पल है प्याज का और आलू का। अभी प्याज 100 रुपये किलो बिका और आलू 50 से 60 रुपये किलो जब बिकी थी, तो उसका क्या किसानों को भाव, उन्होंने क्या आधे पैसे में बेचा था? नहीं। अगर किसान ने 20 रुपये किलो भी प्याज नहीं बेचा, लेकिन आपने 100 रुपये किलो प्याज खरीदा, तो 80 रुपये का मार्जिन कौन खा गया? ऐसे ही आने वाले समय में हो सकता है, जब बड़े बड़े पूंजीपति, चाहे हम हो, युद्धवीर सिंह जी हो, कोई भी हो, यानी कि जो भी जिसके पास स्टोरेज करने की कैपेसिटी होगी वो स्टोरेज करेगा। मार्केट में सप्लाई शॉर्ट होगी और उसके बाद आपको पता है, जब सप्लाई और डिमांड का सारा खेल होता है, उसी के हिसाब से रेट्स रेगुलेट होते हैं। तो आप लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ किसानों की नहीं है, हमारी भी है। धन्यवाद, नमस्ते।